तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। तो साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस धमाकेदार सेशन के अंतर्गत। यह सेशन धमाकेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि आप इसे अगर पूरा समझ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आप हो सकता है कि जॉब सबसे पहले नंबर पर पा लीजिएगा। क्योंकि देखिए 95% जो लोग फेल होते हैं या 96%, 99% जितने भी फेल होते हैं ना, वो सब क्या गलती करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते नहीं हैं। बस जैसे ही एग्ज़ाम का डेट आता है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही खबर मिलता है कि फलाना एग्ज़ाम आने वाला है, वो लग जाते हैं भूखे शेरों की तरह दहाड़ने लगते हैं, भाई मुझे फोड़ देना है, और पूरा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। मेहनत में कमी किसी का नहीं है। अगर सफल हो गए तो आप मेहनत में गलती नहीं किए हैं, मेहनत किए हैं, पर आपने गलती वहीं पे कर दिया जहाँ पे मेहनत करना शुरू किए थे। क्योंकि शुरू करने से पहले आपको जान लेना चाहिए था कि हमें मेहनत करना है किस तरफ। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपको जाना है बाज़ार, और ठीक है आप एक इंसान है जो पैदल जा रहा है, आप जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, लेकिन उसको सही दिशा पता है, उसका सही रास्ता पता है पैदल वालों को, तो आराम से आपसे पहले पहुंच जाएगा। और आपको पता नहीं है तो आप क्या होगा, आप भटकना शुरू कर दीजिएगा, इधर से उधर भटकते रह जाइएगा। भले आपका स्पीड ज़्यादा था लेकिन आप उससे पीछे रह जाएंगे। यही बात यहाँ पे लागू होता है कि एग्ज़ाम्स का स्टार्ट करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि हमें पेपर में पूछता क्या है, ठीक है, किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का पूछता है और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए साथियों, आज इसीलिए मैं आप लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका बीपीएससी TRE 1.0 में जो 24 तारीख एग्ज़ाम हुआ था 1 to 5 यानी PRT का, ठीक है, तो उसका फर्स्ट शिफ्ट का लेकर आए हैं हम आज क्वेश्चन। इसमें हम आपको 120 प्रश्न करवाएंगे हम। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर मैथ के बाद से। मैथ जहाँ तक है उसको लास्ट में देखेंगे, ऐसा नहीं कि मैथ नहीं देखेंगे, हम मैथ लास्ट में देखेंगे, अच्छे से बताएंगे हम। और इसमें ये भी बताएंगे कितना नंबर से कहाँ पूछा है और कैसे आपको तैयारी करते रहना चाहिए। और मात्र अभी 1 महीने का समय बचा है इस बार। अगर बाद में देख रहे हैं तो भी ये काम देगा, लेकिन अगर मार्च के लिए देख रहे हैं या TRE 3 जब होता है जब के लिए देख रहे हैं तो हमेशा काम देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम साइंस का क्वेश्चन से। साइंस से क्वेश्चन 17 से स्टार्ट है, उससे पहले 16 तक आपका मैथ का क्वेश्चन था। तो साइंस क्या कहता है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन ए है पोटेंशियोमीटर, बी है गैल्वेनोमीटर, सी है वोल्ट मीटर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत मापनों के लिए हम उपयुक्त में से एक से अधिक का प्रयोग करते हैं। तो 17 का डी सी हो जाएगा। अब 18 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र है ए अदिश मात्रा, बी सदिश मात्रा, सी आयाम रहित मात्रा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र आपका सदिश मात्रा, क्या है, सदिश मात्रा है। बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। यानी एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भार कब लगाएगा। ए है बैठने की स्थिति में, बी है खड़े होने की स्थिति में, सी है जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस पर बहुत सारा विवाद पहले हुआ था, जब अगर प्रोविजनल आंसर किसका आया था तो उसमें वो गलत बता दिया था, लेकिन सही क्या होगा, खड़े होने की स्थिति। फिर से बाद में सुधार भी दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, खड़े होने की स्थिति में सबसे ज़्यादा भार लगाएगा, तो 19 का 20 हो जाएगा। जैसे क्या होगा, खड़े होने में आपको एक जगह भार लगेगा तो ज़्यादा भार लगाएगा आप। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। इन कौन सा रंग जो है सबसे ज़्यादा अपवर्तित है, परावर्तित मैं पढ़ रहा हूँ, अपवर्तित होता है। तो ए है पीला, बी है बैगनी, सी है नीला, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा अपवर्तित होगा जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, बैगनी का। तो क्या हो जाएगा, 20 का बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर।
मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी का तेल का सतह क्या होगा? बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे तो तेल का सतह क्या होगा? तो यहाँ बहुत सारे लोग सोचते हैं, उसमें भी सोचे थे सब लोग कि भाई क्या होगा, जब अगर डालेंगे तो भाई धीरे धीरे क्या होगा, वो तेल की सतह बढ़ेगा, मैंने पानी गिरना शुरू हो जाएगा, तेल का सतह बढ़ जाएगा, मिट्टी का तेल का सतह, यानी बर्फ़ डालेंगे तो पिघल का तो ही ना होगा। तो इसमें दिया है ऑप्शन ए उठेगी, बी है गिरेगी, सी है वैसा ही बना रहेगा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डालते हैं तो बर्फ़ के मिट्टी के तेल के बर्तन में, ठीक है, तो बर्फ़ के पिघले पर मिट्टी का सतह क्या होगा? मिट्टी का तेल का सतह नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, डाउन होगा। अब क्यों होगा इसका लॉजिक बीपीएससी ने नहीं दिया, बट बी माना है, तो 21 का बी सही हो जाएगा। 22 है, निम्न में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है? 7 से अधिक होता है। ए है गैस्ट्रिक जूस, बी है रक्त प्लाज्मा, सी है सिरका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जी, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, वह क्षारीय होता है। तो गैस्ट्रिक जूस अम्लीय होता है, सिरका अम्लीय होता है, रक्त प्लाज्मा यानी रक्त खून का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7.4 होता है। तो 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न है, एक सामान्य लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? देखिए बहुत लोग यहाँ पे सामान्य नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी समझ के अधिक लोग क्या मारे हैं, बहुत लोग 25 सेंटीमीटर मार दिए थे, लेकिन क्या पूछ रहा है कि सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? नाभिक दूरी 2 सेंटीमीटर होता है, लेकिन एक सामान्य नेत्र की दृष्टि दूरी कितनी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तब होता है 25 सेंटीमीटर। तो 23 का सी हो जाएगा था। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न के। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ये है कैल्शियम क्लोराइड, बी है विरंजक चूर्ण, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का 20 हो जाएगा विरंजक चूर्ण। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस से क्रिया कराएंगे तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। तो 24 का बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी माता पिता से संतान में अगर कोई लक्षण पहुंचता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ए है रूपांतरण, बी है आनुवंशिकता, सी है बीज, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बहुत लोग यहाँ पे इसको बता रहे हैं कि आनुवंशिकता आपको नहीं पढ़ना है 1 to 5 में, लेकिन आप आँख खोल के देखिए कि आनुवंशिकता से आपका प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा तो समझ रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ मैंने बहुत सारा वीडियो देखा, कई वीडियो देख करके मुझे लगा कि बना देना चाहिए वीडियो आप लोग के लिए, आप लोग भी ऐसे ही कन्फ्यूज होंगे। तो क्या हो जाएगा 25 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, यानी ओम के नियम के सत्यापन के लिए कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए? तो पहला है एमीटर और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, बी है एमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो ओम को नियम को सत्यापन के लिए सबसे ज़्यादा हमको क्या ध्यान रखना चाहिए कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहा के बुरादा है तो उसमें क्या कर डालेंगे हम? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालेंगे तो क्या होता है? ए है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा, बी है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं, सी है कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो जब लोहे के बुरादे में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पाद होगा। तो 27 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। एक सेकेंड, चलिए 28 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे बढ़िया विधि क्या है या सबसे उत्तम विधि क्या है? ऑप्शन ए है चराई, बी है वनोन्मूलन,
वनारोपण, सी है वनोन्मूलन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है इनमें से कोई नहीं। बहुत लोग क्या किए, इसको वनोन्मूलन मार दिए। वनोन्मूलन मतलब वनों का काटना। तो देखिए बाढ़ रोकने के सबसे बढ़िया विधि क्या हो जाएगा, बाढ़ रोकने की सबसे बढ़िया विधि होगा वनों को रोपना। यानी वन रोपेंगे, वृक्ष रोपेंगे तो क्या होगा, बाढ़ नहीं आएगा। जब मिट्टी नहीं कटेगा, मिट्टी को बांध के रखेगा तो बाढ़ नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? यानी खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय किसका परत चढ़ी होती है, टीन की बजाय जिंक के डिब्बों पर, सॉरी खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। किसके? टीन की। ऑप्शन ए है जिंक टीन की तुलना में महंगा है, बी है टीन के तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, सी है टीन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील होता है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जिंक है से बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो खाना के साथ क्या हो जाएगा, क्रिया कर लेगा और खाना खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, जिंक का परत नहीं चढ़ाते हैं उसमें हम, क्योंकि जिंक क्या है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है टीन से। तो 29 का सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम 30वें प्रश्न की ओर। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? ए है डिम्ब का निर्माण, बी है प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, सी है एस्ट्रोजन का स्राव, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का क्या से हो जाएगा, 30 का डी से हो जाएगा एक से अधिक, डिम्ब का निर्माण और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव। बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। इमली में से कौन सा अम्ल है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? 31 का पहला है मेथोनोइक अम्ल, बी है टार्टरिक अम्ल, सी है लैक्टिक अम्ल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का सही हो जाएगा क्या, इमली खट्टे पदार्थों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो 31 का बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की ओर। 32वें प्रश्न की कोलीफॉर्म क्या होते हैं? ए है प्राणियों के पाचन नाली में उपस्थित बैक्टीरिया, बी है गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, सी है अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोलीफॉर्म क्या होता है, तो प्राणियों के पाचन नाली में उपस्थित बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कोलीफॉर्म। तो 32 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की ओर। चलिए 33 में भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? करेंट अफेयर साहब का पूछा था, ठीक है। करेंट अफेयर आपको हर बार कम से कम 15 से लेकर 20 नंबर का पूछा जाएगा, इसलिए आप करेंट अफेयर को इग्नोर मत कीजिएगा। आप रेगुलर करेंट अफेयर भी एक देखिएगा, कम से कम 1 घंटा करेंट अफेयर पर समय दीजिएगा। अगर ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो आपको रोज़ 1 घंटा करेंट अफेयर पर समय देना, देखना वीडियो। आप अगर चाहें तो बुक से पढ़ना चाहते तो बुक ले लीजिए बाजार से, रोज़ आपको 1 घंटा समय करेंट अफेयर पर देना है रेगुलर। इससे ज़्यादा नहीं, बस रेगुलर 1 घंटा दीजिए। आपका 1 महीना टाइम है, उसने अगर पूरा देख लेते हैं 30 दिन भी लगातार, तो आपका करेंट अफेयर में अच्छा नंबर आ सकता है। 33 है कि भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? ए है अरुण गोयल, बी है पद्मश्री विमल पटेल, सी है अनूप राय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए नए जो संसद भवन है उसका वास्तुकार का नाम था पद्मश्री विमल पटेल। क्या नाम था? विमल पटेल। तो 33 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम 34वें प्रश्न की ओर। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने कितने प्रतिशत था? ऑप्शन ए है 10 से 15%, बी है 20 से 25%, सी है 30 से 35%, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कितना परसेंट जो थे से कि संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी से मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत था? तो 10 से 15% था। तो 34 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ट्रांसजेंडर समुदाय को किसका दर्जा मिला है? ओबीसी का दर्जा मिला है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का 20 हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। तो 35 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 36वें प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश से आए थे? इब्न बतूता। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, बी है मोरक्को, सी है ईरान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये इनमें से कोई नहीं। बहुत लोग क्या किए, अफगानिस्तान मार दिए। किनको लेकर के? आप सीटें में पढ़े होंगे कि अफगानिस्तान से कौन आए थे। जो लिखे थे भारत में कुआं ये सब के बारे में लिखे थे, तो उन्हीं को सोच करके हम नाम बताएंगे किन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है इस बार वही पूछ दे, लेकिन इसमें पूछा इब्न बतूता के बारे में। तो इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे, मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। 36 का 20 हो जाएगा। चलिए बहुत लोग यहाँ पे नहीं पता, तो चलिए ज़्यादा समझ लेते हैं, बता देते हैं। नाम था उनका, शुरुआत वाला बता देते, नहीं पूरा बताते। अल बिरूनी, सॉरी अफगानिस्तान में पड़ गया ना, वो भी उज्बेकिस्तान से आए थे, उल्टा पड़ गए। वो जो अल बिरूनी थे उज्बेकिस्तान से आए थे, अफगानिस्तान नहीं, उज्बेकिस्तान से आए थे। 37वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है? पहला केबल स्टे रेल पुल। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है जम्मू कश्मीर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है से इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो 37 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 है कि भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है बिहार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य में पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट स्थापित किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। तो 38 का ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की ओर। चलिए 49वां प्रश्न है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? डॉक्टर ग्रांट, बी है H.S. पोलक, सी है इरविन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए गांधी जो चंपारण सत्याग्रह करते हैं, उनका पहला जीवन का पहला एक सत्याग्रह होता है, ठीक है, बहुत बड़ा सत्याग्रह भारत में, जिनसे गांधी जी को पहचान मिलता है। तो उनके जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास किसके कौन था पीछे था? तो इरविन बहुत लोग को पता नहीं होगा कौन थे, इरविन। तो 39 का सी हो जाएगा इरविन। 40वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। ऑप्शन है भारत, बी है इजराइल, सी है संयुक्त अरब अमीरात, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य इसमें से एक से अधिक है। तो 40 का डी से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 41वां प्रश्न है 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? गिरफ्तारी वारंट जारी किया है कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने, जो कि कहाँ पे है? नीदरलैंड में एक कोर्ट है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा कि हाँ सर मुझे यहाँ तक डाउट है। तो ए है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, बी है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सी है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो किसके ऊपर जारी किया गया है? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऊपर ICC ने
आपराधिक न्यायालय में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। तो 41 का ये सही हो जाएगा। ये आपका 2023 का है, तो आपका 2023 का पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा। आपको 2023 को भी पढ़ के जाना है। करेंट अफेयर आपको बहुत लोग क्या कहेंगे कि 6 महीना बस पढ़ लीजिएगा, तो आप 6 महीना में पढ़िएगा, लेकिन अगर टाइम थोड़ा सा मिल जाए एक्स्ट्रा ना, तो एक बार किसी भी टीचर का महामैराथन क्लास शुरू कीजिएगा। ऐसे अब चाहे तो मैंने भी आपको महामैराथन करवा चुका हूँ पूरा 2023 का, तो वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये किसी का भी एक पूरा 2023 का एक महामैराथन चेकआउट कर लीजिएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा बस। 42 है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो भारत प्रशांत द्वितीय सहयोग जो है, द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी में, बी है नामीबिया में, सी है ब्राज़ील में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो आपका पापुआ न्यू गिनी में क्या हुआ था? सम्मेलन आयोजित हुआ था किसका? तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच का। तो 42 का ये हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। 43 है, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? देखिए थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा पानी भी चेंज हो गया था, तो उसके कारण से खांसी हो चुका है, इसे इग्नोर करके चलेंगे। 43 है, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ए है आपका वाशिंगटन, बी है शिकागो, सी है न्यूयॉर्क, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रॉबर्ट विल्सन पहले अश्वेत मुख्यालय के रूप में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए हैं? तो न्यूयॉर्क में किए गए हैं। तो 43 का सी से हो जाएगा न्यूयॉर्क। चलिए बढ़ते हैं आगे हम 44 प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश के संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश किया है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? यानी किसने कहा कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बना लिया जाए? तो ए है यूके, बी है USA, सी है जर्मनी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका USA जो है कहता है कि नाटो का सदस्य बना लो, ठीक है, नाटो प्लस का समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए भारत को। तो 44 का बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न है, देखिए मैं आपको 3 ही ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ, बाकी हम 2 ऑप्शन समझ रहे हैं कि ई और डी तो भाई एक ही चीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया, किसे दिया गया? ऑप्शन है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, बी है मार्रिट एडवर्ड को, सी है अरविंद अडिंगा को। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो आपका है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला था। तो 45 कैसे हो जाएगा? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। 46 है, ट्विटर के नए कार्यकारी अधिकारी या CEO कौन है? ऑप्शन है एलोन मस्क, बी है लिंडा याकारिनो, सी है पराग अग्रवाल। तो देखिए ट्विटर का नए कार्यकारी अधिकारी कौन है? उसमें लिंडा याकारिनो ही थे। 46 का 20 हो जाएगा लिंडा याकारिनो। चलिए बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की ओर। चलिए 47वां प्रश्न है कि भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? ऑप्शन ए है 52.89%, 63.68%, 53.57%, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, 47 का ई हो जाएगा। बढ़ते हैं 48वें प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न है कि सुभद्रा देवी, ठीक है, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जानी जाती है। ऑप्शन ए है वास्तुविद के रूप में, बी है अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, सी है पेपर मेसी कलाकार के रूप में। देखिए सुभद्रा देवी जिनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, वो जानी जाती है पेपर मेसी कलाकार के रूप में। तो 48 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं?
ऑप्शन ए है इमली, बी है आम, सी है कदम। तो छोटा नागपुर के जो लोग हैं कदम का पूजा करते हैं। किसका पूजा करते हैं? कदम का पूजा करते हैं। 49 का सी हो जाएगा कदम। बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? ऑप्शन ए खरबूजा, बी है खीरा, सी है तरबूज। तो देखिए जायद के मौसम में आपको किसका किसका होता है? सभी का होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों जायद फसल है। बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 51 नंबर प्रश्न है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है, बी है धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप के भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है आपका। तो 51 का देखिए ये भी सही है ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? इससे एक से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा 51 का। 52 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? लेक सुपीरियर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक झील है सुपीरियर झील, ठीक है, उसके बारे में सही है। तो ऑप्शन ए है यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा समूह है, बी है यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, सी है यह दोनों देश के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। तो देखिए आपका जो लेक सुपीरियर है, मैंने सुपीरियर झील जो है अमेरिका महाद्वीप में, वो क्या करता है? कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा को बनाती है, लेक सुपीरियर झील। तो 52 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 52 का बी सही हो जाएगा। 53 है कि आकार और माप की समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, जुड़वा वाहन माना जाता है? तो देखिए आकार के कारण शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन माना जाता है। तो 53 का सी हो जाएगा शुक्र। और ये सबसे चमकीला ग्रह है, भोर का तारा है, सांझ का तारा है और सबसे गर्म ग्रह भी है। बहुत लोग सोचते हैं कि सर बुध ग्रह जो है वो सबसे नज़दीक है, भाई बुध ग्रह ही सबसे गर्म होगा। तो नहीं, सबसे गर्म आपका शुक्र ही है। 54 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। अर्जेंटीना, बी है चिली, सी है वेनेजुएला, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। 54 का सी हो जाएगा वेनेजुएला। अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है वेनेजुएला। तो 54 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? पृथ्वी की सतह शुरू होकर क्या है? वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहल मंडल। तो देखिए सबसे पहले क्षोभ मंडल ही होता है, तो यहीं से हो जाएगा कि क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, उसका ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। ये आपका पृथ्वी की सतह से होकर वायुमंडल की परत तक सही क्रम है। तो 55 का ये ऑप्शन से हो जाएगा कौन कौन? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। चलिए बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। 56 नंबर प्रश्न है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। कौन सा कृषि? स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। ऑप्शन ए है चीन बांग्लादेश, बी है मिल्पा रोडेशियो जिम्बाब्वे, सी है लद्दाख मलेशिया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो 56 का सी से हो जाएगा लद्दाख मलेशिया में सही मिलान है, लद्दाख मलेशिया में होता है। कौन क्या नाम है? लद्दाख किसका नाम है? तो स्थानांतरणशील कृषि का स्थानीय नाम है, ठीक है। मलेशिया में कृषि को जो स्थानांतरणशील कृषि उसको बोलते हैं लद्दाख। 57 प्रश्न कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? अगर ग्रीनविच में दोपहर में क्या बजा? 12 बजा है, तो पूर्व में पर आइएगा, इधर में है, ठीक है। तो क्या समय होगा? यानी 12 बजा हुआ है, तो ऑप्शन है दोपहर 2 बजेगा, दोपहर 1 बजेगा, सुबह 10 बजेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अब इधर जाइएगा तो आपका समय क्या होगा? इधर जाइएगा तो आपका समय बढ़ जाएगा, यानी पूर्व में जाइएगा तो क्या होगा? समय बढ़ेगा, तो 2 घंटा बढ़ जाएगा,
2 घंटा ही बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा 57 का ऐसी हो जाएगा दोपहर के 2 बज जाएगा। बढ़ते हैं हम 58वें प्रश्न की ओर। 58 नंबर प्रश्न है कि महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। ऑप्शन ए है सिलिका और एल्यूमिना, बी है सिलिका और निकल, सी है सिलिका और मैग्नीशियम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो 58 के आपका सी से हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। तो 58 का सी से हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। 59 है निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है। मिल्चिंग ए है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल से जैविक पदार्थों की परत को ढकना, बी है कंटूर के पत्थरों घास आदि से ढकना, सी है खाड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं टेरेस में फसल लगाना। देखिए मिल्चिंग का मतलब होता है कि खाली जो ज़मीन है उसको पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढक देते हैं, उसी को बोलते हैं मिल्चिंग। तो 59 का ऐसे हो जाएगा मिल्चिंग। चलिए बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। किसका। खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इनकी स्थितियों का सही युग्म है। ऑप्शन ए है सुरमा घाटी, बी है लुन क्षेत्र गुजरात में है, सी है केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में है। देखिए डी और ई नहीं पढ़ते हैं, जो काम का चीज़ है वो पढ़ेंगे, उसमें जरूर पड़ेगा। तो डी पूछ रहा है उत्पादक क्षेत्र का सही अवस्थितियों का सही युग्म कीजिए, तो 1 से अधिक से हो जाएगा, इसलिए डी पढ़ना पड़ेगा। तो 60 का डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न की ओर। 61 नंबर प्रश्न कि जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। अच्छा देखिए एक चीज़ यहाँ बता देते हैं आपको, जो ज्योग्राफी से आपने देखा कितना प्रश्न लगभग था। ज्योग्राफी से आपका लगभग 20 प्रश्न था, मैंने काउंट तो इस बार नहीं किया, लेकिन ज्योग्राफी से आपका 20 नंबर है। तो आप सबसे ज़्यादा करेंट अफेयर उसके बाद ज्योग्राफी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका हिस्ट्री से लगभग इसमें काउंट करेंगे, लेकिन मैंने एक बार काउंट किया था शायद लगभग 17 प्रश्न था, लगभग 17। ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री और उसके बाद करेंट अफेयर, ठीक है। पॉलिटी से लगभग आपका 7 से 8 क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें काउंट भी कर लेंगे, देख लेंगे हम। आपको नहीं पढ़ना क्या है, बहुत लोग क्या करेंगे, जैसे अगर टाइम नहीं है तो आप चाहें तो इकोनॉमिक्स को स्किप कर दीजिए, इकोनॉमिक्स को। उसके बाद आपका पर्यावरण अध्ययन जो ईवीएस होता है उसका 2 नंबर पूछा तो वो भी स्किप कर दीजिए। और उससे ज़्यादा और गेम खेलना चाहते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो आप साइंस या फिजिक्स को स्किप कर दीजिएगा। बोल देंगे सर फिजिक्स, तो देखिए बीपीएससी टीआर में फिजिक्स से कम किसी पूछता है, बायोलॉजी से ज़्यादा पूछता है। बाकी एग्जाम में आप देखे होंगे केमिस्ट्री से कम पूछा है, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री से ज़्यादा पूछा है, ठीक है। केमिस्ट्री से आपका 7 से 8 नंबर का प्रश्न आया है। लेकिन आप फिजिक्स अगर मैराथन जरूर देख लीजिएगा किसी का, एक बार पूरा किताब में पढ़ लीजिएगा समय दे करके, ये कहीं से भी एक बार देख सकते हैं आप चाहें तो, क्योंकि 7 से 8 नंबर है। और आपका पॉलिटी भी 8 नंबर का पूछता है, 7 से 8 नंबर। तो यहाँ तो समझिए कहाँ से क्या पूछ रहा है, क्या लेवल है। लेवल आपका थोड़ा 10 तक रखिएगा। और बहुत लोग क्या करते हैं गलती, जैसे एग्ज़ाम का समय आता है उसके बाद लगते हैं सभी का टॉप 15 मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन, टॉप 15 जीके क्वेश्चन, उसे देखते हैं और बात सोचते हैं कि नहीं। देखिए वो कब देखना है आपको, तैयारी बेहतर करना, रिवीजन के तौर पर उसे देखना है। ऐसा नहीं कि नहीं देखना, उसको देखना है लेकिन रिवीजन के तौर पर। आप चाहें तो उसका स्किप भी कर सकते हैं, आप अगर अच्छा तैयारी कर लिया तो। कोई कि टॉप 15% आपका पास होने वाला नहीं है। चलिए 61 है जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है अरुणा आसिफ अली, बी है सी राजगोपालाचारी, सी है जगजीवन राम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो 61 का सी से हो जाएगा जगजीवन राम। जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। 61 क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। 62वां प्रश्न हो जाएगा 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था। ऑप्शन ए फरवरी, बी मई, सी नवंबर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 62 क्या से हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 62 का ही हो जाएगा। 63 है कौन सा कथन सही है इसमें से, 63 में कौन सा कथन सही है। ए है कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ये गलत चीज़ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मादत्त दूसरे सत्याग्रह थे। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, सही बात है कि इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। तो 63 का सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस गया अधिवेशन में भाग लिया था? जो गया अधिवेशन हुआ था गया में, उसमें किसने भाग लिया था? ऑप्शन ए उरांव जनजाति, बी है संथाल जनजाति, सी है सन्यासी जनजाति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 64 के आपका हो जाएगा संथाल जनजाति, संथाल जनजाति, ठीक है। लेकिन गया में भाग लिए थे संथाल नहीं, सॉरी गया में आपका उरांव लिया था। जब अगर झारखंड तरफ हुआ था, क्या बोलते हैं, झारखंड में कोई जगह था, तब वहाँ पे संथाली लोग लिए थे। तो इसका हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा उरांव जनजाति। 64 का ए से हो जाएगा उरांव। बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं, ऑप्शन ए है एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बी है यंग इंडिया का लेखक महात्मा गांधी, सी है इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक जो सुमेलित नहीं है, तो 65 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना किया गया था? 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना किया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 66 का जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। 66 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। 67 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए सैयद अली जहीर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जीवत राम भगवान दास कृपलानी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 67 का 20 हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। 68 नंबर प्रश्न है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस आंदोलन के प्रभाव में आकर कहा कि चौकीदारी कर नहीं देंगे? तो चौकीदारी कर न देने के लिए जब यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो उसमें आ गया था प्रभाव में, कहा कि हम चौकीदारी कर नहीं देंगे। तो 68 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। सॉरी 68 का 69 होता है। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? यानी महिला के, यानी वृद्ध महिला जो थी उसमें विख्यात थी। तो अरुणा आसिफ अली। कौन थी? अरुणा आसिफ अली। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। 70 नंबर प्रश्न है किस स्थान पर वीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था? होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था। ऑप्शन ए पुन्ना, बी है मुंबई, सी है नागपुर, डी है उनमें से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 70 का हो जाएगा पुन्ना में होम रूल लीग की स्थापना किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट भी साथ में थे। तो एनी बेसेंट कहाँ से था आप कमेंट करके नीचे बताएंगे कि एनी बेसेंट का स्थान कहाँ था। देखिए पुन्ना छोड़कर बाकी स्थान उनका था। 71 है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन से संबंधित कौन थे? हुंकार हिंदी पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका से प्रकाशन से संबंधित कौन थे? ऑप्शन ए यमुना कारजी, बी है राहुल संकृतायन, सी है सहजानंद सरस्वती, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। देखिए हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन से इसमें से एक से अधिक संबंधित थे। 71 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। 72 है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल जो है झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? यानी एक ऐसी औरत है जो विद्रोही में एकमात्र मर्द मतलब पुरुष नहीं, इसमें हिम्मत था, वह औरत है। तो इसे किसने कहा था? रोज ने कहा था, ह्यूज रोज ने कहा था कि एक ऐसी औरत है, इसको ये आम औरत नहीं है,
एकमात्र मर्द थी इसमें जितना हिम्मत था जो हमारा विद्रोह करने में था। तो 72 कैसे हो जाएगा? भ्यूज रोज। चलिए बढ़ते हैं हम 73 नंबर प्रश्न की ओर। 73 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। उसके बाद देखिए एक सेकंड, अब यहाँ तक देख लिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है हमें, यहाँ तक आपका आ जाएगा। तो देखिए बोला कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था। किसने? कांग्रेस ने दिया था। और बीजेपी कहता है गरीबी हटा दो, माने गरीब को हटाओ। गरीबी नहीं, गरीब आदमी को हटा दो। देख रहे हैं कितना बहाली में भाई लड़ाई चल रहा है, जगह थी प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे बेचारे हमारे सर हैं एसके झा सर का चैनल ही ब्लॉक करवा दिया गया। बताइए एक टीचर है कैसे भाई किसी चीज़ को बोल रहा है, उसमें आ रहा है कि देश के लिए सिक्योरिटी इशू आएगा आपका चैनल से। एक टीचर मतलब देश को बनाता है और वही कर देंगे। लोकतंत्र बचाओ जनता दल का नारा था, ठीक है। उसके बाद जोतने वाले भूमि वामा मोर्चा कहते हैं। उसके बाद आपका था तेलुगुओं का स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामा राव का कहना है। तो क्या हो जाएगा? A का 2, B का 3, C का 1, D का 4। A का 2, B का 3, A का 2, B का 3, C का 1, 4। चलिए 74 है कि निम्न में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी, या पूर्व लोगों का महासम्मेलन 1920 में, या द कॉमिनटन का स्थापना हुआ था यूएसए या रूसी क्रांति के प्रभाव में आकर के, यूएसएसआर के प्रभाव में आकर के। तो 74 का क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। 74 का डी हो जाएगा। बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। 75 नंबर प्रश्न है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ऑप्शन ए है दीनदयाल उपाध्याय, बी है केशव बलिराम हेडगेवार, सी है माधव सदाशिव गेवलकर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो 75 का ए सही हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। तो 75 का ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों का प्रमुख मांग कौन सी थी? यानी जो असहयोग आंदोलन में खेतिहर जो भाग लिए थे उनका मांग क्या था? ऑप्शन ए है राजस्व में कमी, बी है बेगार उन्मूलन, सी है वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने की इजाज़त। तो देखिए इनमें से सही मांग उनका था। राजस्व में भू राजस्व को कमी करना चाहते थे, अपने बेगार का उन्मूलन चाहते थे कि बेगारी बंद करवाया जाए, अपने पशुओं को चराने के लिए ज़मीन जो था, ठीक है, प्रवेश खोलना, खेतिहरों का प्रवेश खोलना, ये जो सभी कारण थे उपयुक्त में से एक से अधिक था। बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 77 है कि मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपने किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो 77 का क्या रहेगा? ऑप्शन ए है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, बी है माई थॉट्स, सी है लेटर्स पर्सनेज। देखिए इसका क्या हो जाएगा? 77 का ऐसे हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। 77 का ऐसे हो जाएगा। बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नव निर्माण की कौन सा मुख्य कारण था? ऑप्शन है रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना और शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी का आपूर्ति करना, बी है नियोजित वर्णों की। देखिए नियोजित मतलब यहाँ नियोजित शिक्षक हमें याद आ गया। सोचिए नियोजित शिक्षक हटाने की बात किया जा रहा है। जो लोग बीपीएससी शिक्षक उनके लिए मेरा सलाह है कि देखिए आप अगर बीपीएससी से भी अगर गए हैं तो आप अगर इतरा रहे हैं कि भाई हमें कुछ नहीं होगा, हम तो भाई शेर हैं, बीपीएससी से क्वालिफाई है, तो आज से आने वाला 10 से 15-20 साल बाद यूपीएससी से लोग आएंगे फिर आपको कहेंगे कि भाई तुम्हारे पास क्वालिटी नहीं था। इसलिए हंसना छोड़ दीजिए। जो लोग भी ज्वाइन किए ना सब अपने अपने समय के अनुसार अपना अपना योग्यता सिद्ध करके बने हुए हैं। अभी अगर योग्यता हमारे लिए बीपीएससी है, आपके लिए बीपीएससी है,
अब यूपीएससी जाएंगे, जब अगर यूपीएससी आए तो यूपीएससी लोग जाएंगे। पहले अगर नियोजित शिक्षक थे तो नियोजित योग्यता था तो नियोजित बन के आए थे। उनका सपोर्ट कीजिए, ना कि उनका पर हंसी उड़ाइए। कौन सा मुख्य कारण था? ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है कि नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना। सी है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि का उन्नत करना। तो ये चीज़ 78 का सी से है कि विस्तारित खेती का मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। 79वां प्रश्न है कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ऑप्शन ए अनुसंधान एवं विशेषण विंग, बी है भारतीय सेना, सी है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग कहता है कि अगर आप धर्म का रक्षा करेंगे तभी कानून का रक्षा करेंगे तभी आपका रक्षा होगा। कानून तब रक्षा करेगा जब आप कानून का रक्षा करेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं कानून का धज्जिया उड़ा दिया गया है, धज्जियाकरण किया गया है। आप एक अभी न्यूज़ चल रहा है कि बीजेपी का एक जो मोहरा है, एजेंडा है, जो एजेंट है, मन समझ कर सकते हैं, वो 8 गाँव जो एमएलए होता है, सांसद होते हैं, उनको इनवैलिड करवा करके बीजेपी की जताने में कोशिश किए थे। तो क्या उस पर फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई इसको तो बड़ा सज़ा मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र का गला दबाया है, गला घोटा है। तो 79 क्या जाएगा? ए सी हो जाएगा। 80वां प्रश्न है, देखिए यहाँ पे बीजेपी जी का जो होंगे, मैंने बीजेपी का अंधभक्त होंगे यहाँ पे, बीजेपी का नहीं किसी का अंधभक्त, तो भाई कुछ ना कुछ उल्टा बोलेंगे। लेकिन रियल जो सोचने वाले होंगे, पढ़े लिखे इंसान होंगे, तो भाई वो सब सोचते समझते होंगे। मैं किसी पार्टी का खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थन भी नहीं करता हूँ, और ख़ास करके सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन जो सच्चाई है मैंने वो बताया आपको। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया हुआ सफल रहा था। ऑप्शन ए खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, जिसका समर्थन किए थे। बी है कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात में। डी है बरदौली सत्याग्रह गुजरात में इनका सहयोग रहा था। तो देखिए सी से जगह बरदौली सत्याग्रह गुजरात में किए थे, जिनमें इनका नेतृत्व रहा था, वह सफल रहा था। इसी के बाद इनका नाम पड़ गया सरदार वहाँ की महिलाओं ने इनका उपाधि दिया था। लेकिन बीपीएससी ने क्या किया था, सबसे पहले इसको माना था, लेकिन फिर आ गया इस पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम। 81वां प्रश्न की ओर। 81वां प्रश्न है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। बी है मंदी ने भारतीय खेतिहरों किसानों और आयात निर्यात की प्रतिकूलता से प्रभावित किया था। सी है मंदी भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में किस व्यवस्था कैसे कृत हो गई थी। तो देखिए भारत और 1929 में प्रभाव मंदी जो महामंदी था वो क्या करता है, प्रभावित तो करता है, प्रतिकूल प्रभावित करता है, और साथ में खेतिहरों किसानों पर प्रभावित करता है। डी से हो जाएगा। तो 81 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? 13 अगस्त 1990 का आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुआ था? तो ऑप्शन ए है आपका 1991, बी है 1992, सी 1993। तो 1992 में निर्णित हुआ था। तो 82 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम 83 नंबर प्रश्न की ओर। एंगस मेडिसिन के पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने % का अंशदान था? तो 83 का हो जाएगा 32% अंशदान था। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न की ओर। 84 नंबर प्रश्न है मिलान करना। ठीक है, बोल रहा है कि विशेष विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये विशेष विवाह अधिनियम 1954 में लागू हुआ था।
ठीक है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लागू हुआ था। यानी ए का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4 कहाँ पे देख लेते हैं। ए का 2 और बी का 4 कौन सा क्वेश्चन है, 84 ना, तो पहला में ही है 84 का ऐसे हो जाएगा। 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। इन संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से पहले क्या हो गया था, उसको स्वीकार कर लिया गया था। ऑप्शन ए है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, बी है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, सी है अल्पसंख्यकों का संरक्षण का अधिकार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन सबको स्वीकार पहले ही कर लिया गया था संविधान सभा निर्माण होने से पहले ही। तो 85 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 86 नंबर प्रश्न की ओर। 86 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी किसने लिखी थी। द पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी किसने लिखी थी। तो ऑप्शन ए है धर्मपाल, बी है तिलक, सी है गांधी। तो धर्मपाल ने लिखा था, किसने लिखा था, धर्मपाल लिखे थे। तो 86 का ऐसे है धर्मपाल। बढ़ते हैं 87 नंबर प्रश्न की ओर। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है। बंधुत्व किसे आश्वासित करता है। ऑप्शन ए है व्यक्ति की गरिमा, बी है देश की अखंडता, सी है नागरिकों का न्याय एवं स्वतंत्रता एवं समानता। तो बंधुत्व का मतलब क्या होता है, देश की एकता एवं अखंडता। तो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। 88 इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। यानी भारत का जो न्यायपालिका है क्या है, विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। ऑप्शन है दीपक मिश्रा, बी है रंजन गोगोई, सी है एन.वी. रमना। देखिए एन.वी. रमना साहब का कहना था कि भारतीय न्यायपालिका जो है विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो 88 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 89 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। निम्न से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए फास्फोरस चक्र, बी है ऑक्सीजन चक्र, सी है नाइट्रोजन चक्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, में से कोई नहीं। तो 89 का हो जाएगा फास्फोरस चक्र, ठीक है। तो 89 का हो जाएगा फास्फोरस चक्र। 90 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। तो ये स्वपोषी हो जाता है। कौन स्वपोषी। तो 90 का एक से स्वपोषी और कुछ जीवाणु भी करते हैं ऐसा। तो डी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, कुछ जीवाणु भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उपयोग कर अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। तो डी से हो जाएगा, ठीक है। 90 का डी। 91 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है। उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है। ऑप्शन ए है अवरक्त विकिरण, बी है परावैंगनी विकिरण, सी है दृश्यमान विकिरण। देखिए सबसे छोटा उच्च स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य परावैंगनी विकिरण का। तो 91 का 20 हो जाएगा परावैंगनी विकिरण। 92 नंबर प्रश्न प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचरण की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन जैविक आवर्धन, बी है रूपात्मक आवर्धन, सी है तापजनक आवर्धन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 92 का हो जाएगा आपका जैविक आवर्धन। क्या हो जाएगा, जैविक आवर्धन। 92 का ये। 93 नंबर प्रश्न है जनसंख्या के वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए है जनसंख्या वृद्धि दर द्वारा, बी है जन्म दर द्वारा, सी है सीमित संसाधन द्वारा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक के द्वारा। तो क्या हो जाएगा 93 का सी से जाएगा सीमित संसाधन के द्वारा। 93 का सी। चलिए बढ़ते हैं आगे हम 94 प्रश्न की ओर।
मोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी के कारण से होता है? ऑप्शन ए है नाइट्रेट, बी है कैडमियम, सी है फॉस्फेट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। जो मैथिलोमैग्नीनिया है, देखिए इसका नाम हिंदी में जब अगर ना समझ आया ना तो इंग्लिश में देखना चाहिए। 94 देखिए क्या बोलता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, मैथिलोमैग्नीनिया कॉज ड्रिंकिंग वाटर, इसको बोलते हैं हम ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो किस कारण से होता है? एक सेकेंड, हाँ ये शायद है। तो 94 क्या हो जाएगा? नाइट्रेट के पानी पीने से होता है। 94 का ए। बढ़ते हैं अगर 95 नंबर प्रश्न की ओर। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। कैसा होता है? एक दिशिक होता है। तो 95 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एक दिशिक। 96 निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? ऑप्शन ए जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव। तो देखिए परितंत्र का संघटक इनमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो 96 का डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न की ओर। 97 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है कि निम्न में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? किसके द्वारा? लैंडफिल से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी है मीथेन, सी है तरल पेट्रोलियम गैस। तो लैंडफिल गैस से आपका मीथेन उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है? मीथेन उत्पन्न होता है लैंडफिल गैस से। तो 97 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 के निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। पादप हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है। बी है पादप को मेढक खाता है। भाई नहीं, गलत चीज़ है। ठीक है, हमें आहार श्रृंखला पूछा है। पादप खरपतवार थोड़े खाते हैं, ये भी गलत है। तो सही क्या जाएगा? पादप का हिरण खाएगा, हिरण को शेर खा जाएगा। ये तो आहार श्रृंखला सही है। तो 98 का ऐसे हो जाएगा। 99 पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। विघटित नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान देना होता है जरूर। ऑप्शन है जीवाणु द्वारा, बी है मृत्युजीवी द्वारा, सी है परजीवी द्वारा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक द्वारा प्लास्टिक विघटित नहीं होगा। तो 99 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। जो ऊर्जा का वह स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन वृद्धि नहीं करता, जो कार्बन नहीं देता है, उसे क्या कहेंगे? हम सौर सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? सौर सेल। ठीक है, और साथ में पावन चक्कियाँ भी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 100 का डी हो जाएगा। बढ़ते हैं 101 नंबर प्रश्न। देखिए यही गलती जो आपको बताने के लिए मिलाते हैं, जैसे मैंने एक ऑप्शन सही देखा, मैंने उसको मार दिया, बट बीपीएससी में आपका एक से अधिक वाला ऑप्शन बहुत नंबर कटवाता है, इसलिए ध्यान से देखना है, सभी ऑप्शन को देखना है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। तो 101 का सी से हो जाएगा आहार जाल। 102 नंबर प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी प्रकाश ऊर्जा कितना % ग्रहण करते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा का आपका 1% ग्रहण करते हैं। कितना करते हैं? 1% ग्रहण करते हैं। तो 102 का 1% सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन के नेतृत्व में मजबूती मिली थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में मजबूती मिली थी। इसी बीपीएससी ने पहले अमृता देवी बिश्नोई माना था, बाद में सुधार करके क्या कर दिया? सुंदरलाल बहुगुणा। होना भी चाहिए सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए बढ़ते हैं 104 नंबर प्रश्न की ओर। डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद है। प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद इसमें से कौन है? तो स्वपोषी जो है आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद है। तो 104 का ए से हो जाएगा स्वपोषी। चलिए बढ़ते हैं आगे 105 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि यहाँ से आपका रीजनिंग आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको रीजनिंग करवा देता है, आपको चलेंगे शुरुआत में हम। अब यहाँ से आपका रीजनिंग है। 105 का था कि इनमें से कौन सा मैथ है, यहाँ पर मैथ में लो, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
देखिए साथियों, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। इसका एक आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, लंबा समय नहीं लगाना है। ऊपर सब में 100 से यानी डबल जीरो लगा दीजिए, उसका भागा दे दीजिए। उसके बाद जो ज़्यादा आएगा उसको सबसे लास्ट में, सबसे कम आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। क्या करना, सबसे आसान तरीका ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको सेम करते हैं, उसके बाद या फिर तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो लंबा समय लग जाता है। चुपचाप क्या कीजिए आप इसमें, या डायरेक्ट भागा देने आपको तो समय बहुत टाइम लगेगा, इसलिए 100 से गुना कर दीजिए सब में, तो क्या हो जाएगा 2900, 1300, 4100, बस निकाल दीजिए इस भागा दे करके। तो 105 का क्या हो जाएगा, पहला हिस्सा हो जाएगा। 13/18 से बड़ा है 29/36, 36 उससे बड़ा है 51/60, 51/60 से बड़ा है 41/50। 106 नंबर प्रश्न है, इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें से कितने वर्ग हैं। तो इसमें 30 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं इसमें, 30 वर्ग है। 106 का 20 हो जाएगा 30 वर्ग। 107 नंबर प्रश्न है, एक सेकेंड, कि एक व्यक्ति अंडे को टोकरी इस प्रकार रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले टोकरी से मौजूद संख्या बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो प्रत्येक दिन में कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भरी थी। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 22। कितने दिनों में भरी थी, 22 दिनों में भरी थी। तो 107 का सी हो जाएगा। 108 है, दो संख्याओं का योग। देखिए मैथ में भी ध्यान दीजिएगा, मैथ में बहुत लोग हक पकाना नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं पूछ रहा हार्ड। मैथ हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कर दिया था इसलिए लोग फंस गए थे। 108, दो संख्याओं का योग 480। यदि बड़ी संख्या 2% की कमी रखी जाती है, छोटी संख्या 10% वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्या किसके बराबर होगी, तो 33/13 के बराबर होगी। तो 108 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, एक सेकेंड, रीजनिंग है। परिमिति अनुक्रम 486, 324, 216, 144 में अगली संख्या क्या होगा। तो अगली संख्या होगा 96। तो 109 का 96 हो जाएगा ए। 110, निम्नलिखित श्रेणी में डैश के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसके स्थान पर आएगा 120, क्या आएगा 120। 110 का ए आ जाएगा, 120 ही आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 111, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो रिक्त स्थान में होगा KNHYNTS। क्या होगा, रीजनिंग, KNHYNTS। बढ़ते हैं आगे हम 112 प्रश्न की ओर। प्रयागराज से पटना जाने वाले 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं, तो राष्ट्रीय होते हुए राजमार्ग में कोलकाता जाने के लिए कितने रास्ते संभव है। तो कुल 20 रास्ते संभव है। 5 का 20 बने, ये निकालने का रहा है हमको, 5 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल निकालने का रहा है। ठीक है। 113, सर्वाधिक उपयुक्त कथन चयन कीजिए। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो हर वृत्त दीर्घवृत्त है, कोई वृत्त अति प्रबल नहीं है, हर वर्ग आयत है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 113 का डी सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 114 नंबर प्रश्न की ओर। कोड को इतना लिखा गया है, 15, 16, 19, 91 के रूप में लिखा गया है। तो स्टेप को 18, 76, 91, 22 के रूप में लिखा गया है। तो फिर स्पॉट को किस रूप में कोडित किया गया है, तो इसको किया गया है 18, 22, 16, 76, 91। तो 114 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न है, देखिए आपका क्षेत्रमिति से बहुत पूछा था। वृत्त, शंकु, गोलन। एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। 115 क्या हो जाएगा, 40 पाई। सी हो जाएगा 40 पाई। बढ़ते हैं 116 प्रश्न की ओर। समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। समूह में से भिन्न शब्द को चुनना है। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। तो इसमें से पुस्तक भिन्न है, क्या है, पुस्तक भिन्न है। तो 116 का ऐसे हो जाएगा। 117 है, अंग्रेजी वर्णमाला में A बराबर 1, D बराबर 2, P बराबर 4, तो इनमें से कौन सा 3 को दर्शाता है। इनमें से कौन 3 को दर्शाता है। तो देखिए 3 यानी 9, 9 किस में नंबर पाता है, 9 कितने नंबर पाता है, मैंने आधा, सॉरी 3 को दर्शाता है। P बराबर 4 है तो 3 को दर्शाता है। स्क्वायर किया गया है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 D पाता है, P 4 को 16 P पाता है, तो 3 के स्क्वायर 9, 3 तिहाई, 3 तरीके 9 यानी कि I J 10 पाता है। तो 117 का आ जाएगा बी। देखिए रीजनिंग इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके जाना। रीजनिंग में आप चाहें तो, अगर इस बार रीजनिंग पूछा था आपका 8 से 10 नंबर, 10-12 नंबर पूछा था, 10 से 12 नंबर पूछा था,
तो आप 10-12 नंबर क्लियर कर सकते हैं। 12 लेकिन नहीं पूछा, लेकिन 8 से 10 पूछा था। फर्स्ट शिफ्ट में कम पूछा था, लेकिन धीरे धीरे फिर रीजनिंग बढ़ा दिया गया है। हो सकता है रीजनिंग अगला बार और कम कर दे, मैथ ज़्यादा पूछ दे, लेकिन आप एवरेज मान के चलिएगा कि मैथ रीजनिंग से मिलाकर आपका 30 नंबर आएगा, तो आपका उसमें से 70 से 60% चांस है कि आपका मैथ का वेटेज रहेगा। इसलिए आपको मैथ को ज़्यादा देखना है, ठीक है। 118 दो संख्याओं 20, 21 और 10 के अनुपात में है। यदि उनका मस्सा 11 और संख्याओं का योग क्या होगा। उनकी मस्सा अगर 11 है तो संख्याओं का योग 341 होगा। तो 118 का ऐसे 341। 119 है। एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। तब P अनुपात Q है, तो P अनुपात क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक होगा। जैसे देखिए क्या होगा, ये दोनों होगा 55 अनुपात 48, लेकिन वहाँ से देखिए छोटा ही होता है। अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटा, बट माना इसमें से एक से अधिक, क्योंकि ये भी होता है, बट अनुपात का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा मान। इसका शर्त ये होना चाहिए था, बट दिया ये भी इनमें से अधिक, यानी दोनों दे दिया है। तो 149 का 119 का डी से हो जाएगा। 120 है। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाएं। तो एजुकेशन शब्द के अक्षरों को 14,400 के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि स्वर एक साथ आ जाए। तो 120 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए साथियों, आप पढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं मैथ की ओर। जो मैथ आपको हम छोड़ दिए थे उसको हम बता देते हैं। अब कह रहा कि √1 + 27/169 बराबर 1 + x/13 का x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसको करना क्या है, इसको भिन्न को जो निकालिएगा, इसको भिन्न को जो निकालिएगा, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा, खत्म हो जाएगा काम। क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक होगा, 2 आंसर आएगा इसका, 1 और -27 आएगा। दूसरा हम बताए थे यहाँ पे शायद हम, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास का एक लंबा तार खींचा जाता है, तो उसका व्यास हो जाएगा 4 × 16 3 × 9 7, मतलब 9 में 7 गया 6, यानी कि 9 सेंटीमीटर। 16 में से 7 गया 9, यानी दूसरा का 9 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सोल्व नहीं करें, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला क्वेश्चन, अगर सोल्व करने लगे मैं तो और समय लगेगा। 30 क्वेश्चन में कम से कम 30 मिनट और, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 घंटा का वीडियो। और साथ में यहाँ पे मैं इस पर सोल्व करना मुश्किल है मोबाइल से। मोबाइल पे हाथ रख करके देखिए, हाथ से लिखा जाता है, इतना बड़ा लिखा जा रहा है, इससे छोटा लिखाएगा नहीं सही से। 3x + 2y। पेन अभी मेरे पास खो गया है या पेन घर पे ही छूट चुका है। तीसरा, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि क्या है। तो ऑप्शन ए है 16, बी है 16.1/3, 50/3 आएगा, 16.2/3 क्या आएगा, 50/3। तो 3 का सी हो जाएगा 16.2/3। चौथा है, दो संख्याओं को उलटने पलटने ने दो संख्याओं के एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। देखिए साथ, यहाँ से आपको यहाँ तक समझ में क्या आता है कि आपको नंबर सिस्टम और क्षेत्रमिति को अच्छे से एक और कर लेना है। उसके बाद आपको बहुत लोग क्या करेंगे कि बहुपद पूरा पढ़ना शुरू करते, नहीं, बहुपद से आपका स्पेशल बहुपद नहीं पूछेगा, बहुपद का भागा पूछेगा, गुना पूछेगा, जोड़ इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। उसके बाद आपको अगला बार TRE1 में फर्स्ट शिफ्ट में आप देखे होंगे कि आपका एक समीकरण भी दिया था, द्विघात 2 चर रैखिक समीकरण भी दिया था, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। कौन सा एक द्वितीय हल होगा, अनूठा होगा, आगे आपको आएगा। चौथा के 2 अंकों के एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा जाए तो आपस में बदल जाए तो संख्या कितना होगा। तो संख्या क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो 4 का ई हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। एक आपका अलजेब्रा से पूछा है, तो अलजेब्रा आप मोटा मोटी कर लीजिएगा। अलजेब्रा आपका टॉपिक नहीं है, अलजेब्रा आपका एडवांस मैथ का टॉपिक है, ठीक है। इसलिए आप अलजेब्रा चाहें तो थोड़ा सा छोटा मोटा कर लीजिएगा, ज़्यादा एडवांस नहीं करना है। मतलब नॉर्मल वाला पूछेगा, अलजेब्रा पूछेगा, लेकिन कम पूछेगा। ऐसा नहीं कि पूरा अलजेब्रा सोल्व करने बैठ जाए तो आपको कई महीने से में निकल जाएगा। तो 5वां है कि ABC + G बराबर तो A² + B² + C² बटा BC + CA + AB है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान 3 आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 BC 3 × BC + CA + इतना हो जाता है इसका सूत्र। इसका क्या होता है सूत्र, 3 × BC + CA + AB, तो ABC BC CB कट जाएगा, 3 बच जाएगा, इसका एक सूत्र होता है, ठीक है। छठा है कि 4x की पावर x + 1 + 4 की पावर 1 - x बराबर 10, तो उसका हल क्या होगा। तो इसका हल क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा, फिर उसमें से 1 से अधिक हो जाएगा। 6 का डी ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए आपको पूछ दिया यहाँ पे बहुपद से पूछ रहा है कि x³ - 3x² प्लस x+2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः x² - x+1 और -2x+4 है, तो gx का मान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? x - 2 हो जाएगा, 7 का x - 2 हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, एक खिलौना एक शंकु का आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। तो खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का आयतन क्या होगा? इस खिलौने का आयतन क्या होगा? ऑप्शन ए है 231 वर्ग सेंटीमीटर, बी है 331, सी है 121। इसका क्या हो जाएगा? 231 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर होता है, वर्ग सेंटीमीटर मैंने पढ़ लिया। 9 है कि एक क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों भाग लेते हैं। तो क्लब में कितने सदस्य थे? कुल टोटल सदस्य कितने थे? तो कुल टोटल सदस्य संख्या कितने हैं? 450। 9 का सी से हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न क्या कि 2 वर्ष पहले एक की आयु यानी वर्षों में व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु का व्युत्क्रम का योग 2/3 है। तो एक की वर्तमान आयु कितना है? एक का वर्तमान आयु कितना है? 4 वर्ष है। 10 का सी से होगा तो 4 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए आपसे पूछा यहाँ से 2 चरला रैखिक समीकरण से के के किस मान के लिए समीकरण निकाय x - ky/2 बराबर और 3x + 2y बराबर -5 का एक अनूठा हल है। तो देखिए इसका अनूठा हल मतलब क्या होना चाहिए? देखिए x/3x करेंगे हम बराबर 2/k करेंगे, यानी दोनों आपस में नहीं बराबर है। मतलब अनूठा मतलब अद्वितीय यानी प्रतिच्छेदी के लिए क्या होता है? हल नहीं होना चाहिए, तो गुना कर दीजिए। ठीक है, kx बराबर 3 × 6x हो जाएगा। ठीक है, फिर हल कीजिएगा आप। जैसे देखिए kx बराबर 6x, अगर x बराबर बात किया जाए तो k बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 11 का उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। 1/3 देखिए कैसे किए थे, 1/3 बराबर k/2। 1/3 मैंने यहाँ पे 1 सॉरी लिख दिया था, देखिए उल्टा कर दिया था, इससे हमको लगा गलत हो रहा है। 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 बराबर 3k, यानी k बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 और एक और माइनस में यहाँ पे है तो एक और आ जाएगा -3/2, तो 1 से अधिक आ जाएगा। 12 है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण का मान कितना होगा? तो इसका मान होगा 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 12 का 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए 13 है कि 15,265 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय है? तो 13 का हो जाएगा बी 1951 में होगा, 1951 होगा। 13 का 20 है 1951। 14 है यदि समीकरण 3kx² - 25kx + k + x बराबर 0 तो मूलों का गुणनफल 3 हो तो k का मान क्या होगा? तो 14 क्या हो जाएगा? 1 होगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 1 होगा। बढ़ते हैं 15 प्रश्न की ओर। देखिए लॉगरिथम पूछ दिया था तो, लेकिन लॉगरिथम आपका एडवांस का चैप्टर है, तो ऐसा नहीं कि आप लॉगरिथम पढ़ना शुरू कर दें। इंटर वाला जो पूछता है लॉगरिथम उतना बस लॉगरिथम का थोड़ा सा पूछा था, 1-2 थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिएगा, वैसे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपका लॉगरिथम। log√2 32 का मान है। देखिए बीपीएससी जो आपका जो होता है उसका एग्जाम होता है बीपीएससी 67वीं बीपीएससी 68वीं बीपीएससी, उनमें भी एक बार पूछा गया है, इसलिए वहाँ से उठा कर डाल दिया था। तो log√2 32 का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए क्या है? 5/2, बी है 5 और सी है 10, तो 10 आंसर होगा। 15 का सी हो जाएगा 10। बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है यदि अतिभुज कर्ण 218 सेंटीमीटर, अन्य भुजाएं सेंटीमीटर में क्या होंगे? तो 5 और 11, बी है 9 और 15, सी है 10 और 16। तो 16 क्या हो जाएगा? 16 का इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए साथियों, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। मैंने पहले करवा दिया था आपका 17 से लेकर के 120 तक। अब यहाँ से हम करवा दिए आपको भी 1 से 16 तक दोबारा, मतलब लास्ट में आपको 116 तक करवा दिया, यानी पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। तो इससे हमें क्या समझने को मिला कि देखिए, इससे हमें समझने को मिला कि आपका सबसे ज़्यादा जो पोर्शन में पूछा गया क्वेश्चन, वो सबसे ज़्यादा है आपका मैथ से है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका करेंट अफेयर से है। 5 सब्जेक्ट ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको, 5 सब्जेक्ट जो कंप्लीट करना है पहले। सबसे पहले आंख बंद करके मैथ को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद रेगुलर आप करेंट अफेयर पे 1 घंटा समय दीजिए। उसका ज्योग्राफी, उसके बाद आपका हिस्ट्री, उसके बाद आप क्या कीजिए, साइंस। इसके अलावा फिर और कुछ आपको करना नहीं है, बस इतना सब्जेक्ट क्लियर कर लीजिए। और 2 से 3 नंबर का देखे इसमें मैंने कि 2 से 3 नंबर का पूछा या 4 नंबर का, 5 नंबर, तो मतलब 4 से 5 नंबर अधिक, तो मान लेते 5 नंबर। 5 नंबर आपका पूछा है जो होता है जीएस, जनरल, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम, जीके जीएस, मतलब जनरल अवेयरनेस, यानी थोड़ा सा नहीं पूछते हैं जिसको बोलते हैं कोई सिलेबस से थी, चैप्टर से, सब्जेक्ट से नहीं होता है, थोड़ा सा सामान्य ज्ञान की जानकारी आपसे जांच करता है। तो 2 से 4 नंबर पूछा है, तो आपको उसके लिए पूरा जीए नहीं पढ़ना पर शुरू कर दें, पूरा देश दुनिया के बारे में। बस आप इन सब को तैयारी कीजिएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और साथ में आपने यहाँ देखा होगा कि 1 से 2 नंबर आपका इकोनॉमिक्स का था, इकोनॉमिक्स आप स्किप कर दीजिएगा। बाकी साथी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बात करेंगे हम सेकेंड सीटिंग के बारे में, उसके बाद बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2 के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।